प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज लोकसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है और आज ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन यानी इंडी अलायंस की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी क्योंकि एक तो जो तूफान आया था, रेमल तूफान, उसकी वजह से जो परेशानियां हुई हैं, पुनर्वास के कार्य चल रहे हैं, इसकी वजह से उनका वहां आ पाना संभव नहीं है। और दूसरा उनका ये कहना है कि उनके राज्य में आज मतदान हो रहा है 9 सीटों पर, इसलिए वो यहाँ शामिल नहीं होंगी बैठक में। लेकिन ये बैठक आखिर अंतिम चरण के मतदान के दिन क्यों बुलाई गई, ये एक बड़ा प्रश्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद यानी कि मतगणना के बाद जो स्थितियां बनेंगी उन पर चर्चा करने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। तो क्या ये बैठक 2 तारीख को आहूत नहीं की जा सकती थी? लेकिन आज के दिन यानी अंतिम चरण के मतदान के दिन ही इस बैठक को क्यों बुलाया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसे आप कांग्रेस की शातिर राजनीतिक चाल या रणनीति के तौर पर समझ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सीपीएम और कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का राजनीतिक समझौता नहीं किया, गठबंधन नहीं किया। दोनों ही दल अलग अलग, इनकी सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है और तृणमूल कांग्रेस अलग है। ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं सभी सीटों पर, आमने सामने का मुकाबला है दोनों के बीच में। और इसी तरीके से जो पीर अब्बास जो हैं वहाँ के पीरजादा जी, उनकी भी पार्टी शायद कांग्रेस के साथ मिली हुई है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे को लेकर खूब जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, और सीपीएम भी उसमें शामिल है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सीपीएम का नेता हो या फिर कांग्रेस का, एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टी चुनाव के बाद में भाजपा से मिल जाएगी, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले, और टीएमसी वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और सीपीएम भाजपा से मिलकर तृणमूल कांग्रेस को ये चुनाव हराना चाहते हैं। ये संदेश प्रत्यक्ष तौर पर पश्चिम बंगाल के लगभग 30% मुस्लिम मतदाताओं के लिए है। अब मुस्लिम मतदाता अगर इन दोनों में से किसी एक दल के पास चले जाते हैं तो उसकी चुनावी संभावनाएं अच्छी हो जाएंगी, और जिस दल के वो खिलाफ रहेंगे उसके लिए नुकसान होगा। तो मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे में लाने के लिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सीपीएम का गठबंधन एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। इसका इस बैठक से क्या संबंध है, ये भी समझिए। आज 9 सीटों पर जो है वो मतदान हो रहा है बंगाल की, और खड़गे ने और कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं, इनमें गठबंधन है, इसलिए मुस्लिम मतदाता चाहें तो किसी को भी वोट दे सकते हैं। वो वोट कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन यानी भाजपा के खिलाफ ही माना जाएगा। लेकिन जिस सीट पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी सामने हैं और भाजपा का भी प्रत्याशी सामने है, उसके सामने तो असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी मुस्लिम मतदाता के सामने कि वो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को मत करे या फिर कांग्रेस सीपीएम गठबंधन के प्रत्याशी को। तो एक संदेश देने की कोशिश की थी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं के लिए। ये बात शायद ममता दीदी की समझ में आ गई। वो भी राजनीति की बड़ी खिलाड़ी हैं, एक लंबे समय से अपने संघर्ष के दम पर उन्होंने बंगाल में सत्ता स्थापित की है, और इस सत्ता को बनाए रखने के लिए वो किस तरह के पैंतरे आजमाती हैं ये भी सब लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग, चाहे मैं हो गए या और लोग हो गए, हो सकता है उनकी इस चीज़ों से, उनके इन तौर तरीक़ों से सहमत ना हो। जिस तरह की वहाँ पर अराजकता होती है, बमबाजी होती है, सुबह से खबरें आ रही हैं कि आज भी वहाँ पर बमबाजी हुई है, कुछ जगहों पर ईवीएम पर पानी फेंक दिया गया है।
लेकिन फिर भी जो ममता बनर्जी हैं वो जुझारू तो हैं। सीपीएम के शासन को उन्होंने उखाड़ फेंका, लगभग 34 साल पुराने। तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो लुका छुपी का खेल चल रहा था, जो एक दूसरे को पटकनी देने का खेल चल रहा था, दांव तो अच्छा खेला था मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके जो थिंक टैंक है उसने, कि ममता बनर्जी को यहाँ बुला करके इंडिया गठबंधन की बैठक के नाम पर वहाँ के मतदाताओं में असमंजस की स्थिति पैदा कर दो। क्योंकि अगर गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आ जाती तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आज जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है बंगाल की, उन पर तृणमूल कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती और जिसका सीधा सीधा लाभ कांग्रेस और सीपीएम के उम्मीदवारों को मिलता। ममता बनर्जी समझ गई और उन्होंने आज की बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले उन्होंने ये भी कह दिया था एक बार कि भाई तृणमूल कांग्रेस जो है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उसे बाहर से समर्थन देगी। तो फिर उनको ये डर लगा कि कहीं मुस्लिम मतदाताओं में ये संदेश न चला जाए कि ये गठबंधन से बाहर रहकर परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। तो अपनी बात से पलट गई और उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन में शामिल रहेंगी। अब कैसी शामिल हैं इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी? इसको ऐसे समझिए कि तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल में है और वहाँ पर उन्होंने किसी भी प्रकार का सीटों में समझौता नहीं किया है। सारी की सारी सीटों पर वो चुनाव लड़ रही हैं। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में सब पर। कुछ लोग अभी राजनीतिक विश्लेषक उनके जो विचार सुन रहा हूँ मैं, कुछ लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिलना हुआ, कुछ लोगों के टीवी पे सुने, कुछ के यूट्यूब पे सुने और बड़ी मज़े की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 1 by 1 इलेक्शन हुआ है हर सीट पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार गहरे संकट में है, उसकी सीटें बहुत कम हो जाएंगी। और यहाँ तक उम्मीद जता रहे हैं वो लोग कि जो विपक्षी गठबंधन है उसको बहुमत मिल सकता है। लेकिन आप इसको इस रूप में देखिए कि क्या 2019 के विपक्षी गठबंधन से मजबूत गठबंधन है ये? कुछ राज्यों के आपको उदाहरण देके बताते हैं तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। पहले वो राज्य जिनमें गठबंधन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन राज्यों में प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं और भी कई राज्य हैं जिनमें कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। अन्य दलों का वहाँ पर अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस का गठबंधन वहाँ पे किसी पार्टी से हुआ होता या ना हुआ होता, उसका गठबंधन का उस पर कोई असर नहीं होने जा रहा था। अब कुछ राज्य जिनमें कि विपक्षी दल बहुत मजबूत हैं, कांग्रेस अपेक्षाकृत कमज़ोर है, उनमें गठबंधन से क्या फ़र्क पड़ा? सबसे पहले पश्चिम बंगाल की ही हम लोग बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 1 की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन जो है उससे तृणमूल कांग्रेस का कोई समझौता नहीं हुआ है। वहाँ की स्थितियाँ लगभग 2019 जैसी ही हैं गठबंधन के मामले में। बल्कि जो वहाँ का इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, पीरजादा जी की जो पार्टी है, वो ज़्यादा मजबूत हुई है पिछले कुछ समय में। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट अधिक संख्या में कांग्रेस सीपीएम के गठबंधन की तरफ आ सकता है, जिसका नुकसान प्रत्यक्ष तौर पर ममता बनर्जी को होगा। तो आप ये मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन की स्थिति पिछली बार के मुकाबले कमज़ोर हुई है। उत्तर प्रदेश पे आ जाइए, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश, ये माना जाता है कि यहीं से जो रास्ता जो है दिल्ली के लिए जाता है। 2019 के चुनाव में प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों का समझौता था और आरएलडी उसके साथ समझौते में शामिल थी। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। इस बार आरएलडी भाजपा के साथ जा चुकी है, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ होगा। बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, हालांकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, इस पर नज़र रखते हैं, वो समझ सकते हैं कि गठबंधन 2019 के मुकाबले
कितना कमज़ोर हुआ है और आरएलडी के भाजपा के साथ आ जाने से एनडीए जो है उसकी मजबूती कितनी बड़ी है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में जेडीएस पिछली बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और इस बार कांग्रेस को छोड़कर जनता दल सेकुलर एचडी देवेगौड़ा वाला वो भाजपा के गठबंधन में शामिल हो गया है, एनडीए में शामिल हो गया है। इसका लाभ भी प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं 48। 2019 का चुनाव एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर के लड़ा था और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। इस बार परिवर्तन क्या आया है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अधिकांश सांसद विधायक जनप्रतिनिधि शिंदे के साथ, एक नाथ शिंदे जो वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। इसी प्रकार जो शरद पवार की एनसीपी थी उसके अधिकांश सांसद और विधायक उनके भतीजे अजीत पवार के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। इन्हीं दोनों को, अजीत पवार वाली एनसीपी और एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना और असली एनसीपी माना है। लेकिन उद्धव ठाकरे राजग से निकलकर, एनडीए से निकलकर विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए। हालांकि ये चुनाव के बाद मालूम चलेगा, 4 जून को मालूम चलेगा कि वोट बैंक एक नाथ शिंदे के साथ रहा शिवसेना का या उद्धव ठाकरे के साथ रहा। इसी प्रकार एनसीपी का वोट बैंक अजीत पवार के साथ रहा या फिर शरद पवार के साथ रहा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से अजीत पवार, क्योंकि असली चेहरा या सांगठनिक रूप से बहुत अच्छी पकड़ थी अजीत पवार की एनसीपी पर, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और बारामती के चुनाव में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें जिस प्रकार से उन्होंने सफलता हासिल की थी, ये माना जा रहा है कि एनसीपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में कामयाब होंगे अजीत पवार। तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इस बार बीजेपी के साथ हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाली एनसीपी वो साथ में हैं कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन में। तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर भी विपक्षी गठबंधन के मुकाबले राजग की ताकत 2019 के मुकाबले बढ़ी है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भी जिस प्रकार से टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की और उनके साथ में जो है भाजपा का गठबंधन हो गया है, इसलिए आंध्र प्रदेश में भी ये माना जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो पता नहीं ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्हें विपक्षी गठबंधन पिछली बार के मुकाबले किस राज्य में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। कम से कम मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मुझे कहीं पर भी किसी भी राज्य में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि विपक्षी गठबंधन 2019 के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हुआ हो। चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को मालूम चलेगा, लेकिन क्योंकि हो सकता है कई बार कि गठबंधन भले ही कोई मजबूत दिख रहा हो, जीत उसी दल और उसी पार्टी की होती है जिसके साथ जनता होती है। अंकगणित में और जोड़ घटाव में तो राजग इस समय विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होगा ये 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों से तय होगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।